अच्छा। आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं जो कि हमारा फॉरेक्स के जो कोर्स है इसका लास्ट लेक्चर है, फाइनल लेक्चर है और बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस चीज़ को अगर आप लोगों ने मास्टर कर लिया, इस चीज़ को ग्रिप में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, तो इंशाल्लाह आप लोग जो है ओवरऑल लॉस नहीं करते ट्रेडिंग में। आप लोगों को ओवरऑल ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा, आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं होगा। आज तक हमने यही देखा है, ट्रेडिंग के शुरू में हमसे भी यही गलती होती थी कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी सीखने के बावजूद भी हम लोग जो है अकाउंट वॉश कर देते थे। उसकी क्या रीजंस हैं और उसको किस तरीके से ओवरकम करना है, उससे रिलेटेड आज का लेक्चर है। क्योंकि ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट है, जो कामयाबी है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेटजीज पे डिपेंड नहीं करती जितना ज़्यादा आपके इमोशंस पे, आपकी साइकोलॉजी पे और आपके ट्रेडिंग प्लान पे डिपेंड करती है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, जो कि लेक्चर नंबर 14 है, फाइनल लेक्चर है, ये मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान के हवाले से इसमें हम आपको जो है गाइड करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में गाइड करेंगे, इमोशंस कंट्रोल के बारे में गाइड करेंगे कि कब ट्रेड करनी है और कब ऐसा टाइम है कि आपको जो है ट्रेड से ब्रेक ले लेनी है, और कितनी देर की ब्रेक लेनी है और क्यों ब्रेक लेनी है, और ब्रोकर आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, पाकिस्तान में रहते हुए कौन सा ब्रोकर बेहतर और बेहतरीन है, और उसके पीछे क्या वजूहात हैं कि वो ब्रोकर यूज़ करना चाहिए। तो ये ट्रेडिंग के बारे में जनरल चीज़ें होती हैं जो कि जनरल चीज़ें बंदा इग्नोर कर देता है और कल को बंदा जो है लॉस करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि भाई हमें जो है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से हमने करनी है। तो जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने स्ट्रेटजी सीख ली है और आपने जो है, अच्छा, आपने स्ट्रेटजी सीख ली, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, आपने प्राइस एक्शन सीख ली। अब आप ट्रेडिंग करने लगे हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए जिसमें आपने अपने ट्रेडिंग प्लान में मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन करना है। जब तक आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन नहीं करते, उस वक्त तक आप लोग जो है ट्रेडिंग में प्रॉफिट ओवरऑल नहीं कमा सकते। एक हफ्ता प्रॉफिट में तो दूसरा हफ्ता लॉस में, 2 हफ्ते प्रॉफिट में तो तीसरा हफ्ता लॉस में, अल्टीमेटली आप मंथ एंड पे लॉस में होते हैं। ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग प्लान आपने पूरा बनाना है। उसमें एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लान का जो जुज़ है वो मनी मैनेजमेंट प्लान है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, किस तरीके से आपने मनी मैनेजमेंट करनी है। लोग कहते हैं $100 का अकाउंट नहीं बनाना चाहिए, $200 का अकाउंट नहीं बनाना चाहिए, कम से कम $1000 का अकाउंट बनाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि बड़े अकाउंट के ऊपर आपके पास कंट्रोल होता है, अपनी ट्रेड्स के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन छोटे अकाउंट पे बनाना भी को बना के काम करना भी सीखने के लिए और ग्रो करने के लिए कोई गलत चीज़ नहीं है। जब तक आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करनी आती हो, छोटा अकाउंट कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। तो आपने सुना होगा $1000 के ऊपर अकाउंट के ऊपर 0.1 की लॉट खोलें, या 10,000 के ऊपर 1 लॉट खोलें, या 10,000 के ऊपर 0.3 की लॉट खोलें। तो ये लॉट साइज कोई भी फिक्स नहीं होता, अनलेस कि आपका अकाउंट साइज बहुत छोटा हो। तो जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट प्लान मैं जो है डिफाइन करता हूँ अपने लिए भी, और आपको रिकमेंड करता हूँ, जिससे जिसके ऊपर जब मैं चला तो मैंने जो है प्रॉफिट में आना शुरू किया। ठीक है। वो ऐसा ट्रेडिंग प्लान है कि मेरे हिसाब से अगर बंदा इस मनी मैनेजमेंट प्लान के ऊपर अमल करे पूरे तरीके से, विदाउट लूजिंग इमोशंस और विद कंट्रोलिंग हिज इमोशंस, तो मेरा ख्याल है कि वो बंदा मंथ एंड पे एक अच्छा प्रॉफिट निकाल लेगा। मैं नहीं कहता कि 20%, 25%, 30% निकालेगा, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट निकाल लेगा। 6 से 8%, 10%, 12%, 15% निकाल लेगा। हाँ, छोटे अकाउंट वाले ज़रा ज़्यादा परसेंट निकाल लेते हैं क्योंकि उनका अकाउंट छोटा होता है, तो उनकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाती है। लेकिन उसके ऊपर फिर परसेंटेज ऑफ लॉस का रिस्क भी ज़्यादा होता है, ये भी जेहन में रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट साइज $100 से लेके $300 के दरमियान है, या उनका अकाउंट साइज $300 से कम है। अच्छा, मैंने इधर लिखा हुआ है फिक्स मनी मैनेजमेंट और वेरिएबल मनी मैनेजमेंट। ठीक है।
प्रीवियस स्लाइड में भी आई थिंक मैंने लिखा हुआ था फिक्स एंड वेरिएबल। उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि फिक्स मनी मैनेजमेंट वो मनी मैनेजमेंट है जिसमें हम अपनी लॉट साइज को फिक्स कर लेंगे कि हमने इतने ही लॉट साइज के ऊपर काम करना है, इससे बड़े लॉट साइज में हमने काम नहीं करना। जबकि वेरिएबल मनी मैनेजमेंट में हर ट्रेड के ऊपर आपकी लॉट साइज जो है वो वेरी करेगी। वेरिएबल मनी मैनेजमेंट में आप लॉट साइज को डिफाइन नहीं करेंगे, आप हर ट्रेड के लिए लॉट साइज को कैलकुलेट करेंगे कि मैं किस लॉट साइज पे काम करूं। जबकि फिक्स मनी मैनेजमेंट में आप अपना लॉट साइज फिक्स कर लेंगे। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? वजूहात, सबसे बड़ी वजह मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसको बड़े एक्सपीरियंस और तजुर्बे के बाद डिफाइन किया है। ऐसे मैं किसी को जो है इतनी जो है कीमती बात आप खुद सोचेंगे, अगर आप इसके ऊपर अमल कर लें 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, आप मुझे आके बहुत शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। तो जिसका अकाउंट $100 से $300 के दरमियान है, वो सिर्फ और सिर्फ 0.01 की ट्रेड खोले। चाहे गोल्ड पे ट्रेड कर रहा है, चाहे किसी करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहा है। जिसका अकाउंट $100 से $300 के दरमियान है, सिर्फ 0.01 की एक ट्रेड खोले, और एक टाइम पे एक ही ट्रेड खोले, क्योंकि उसका अकाउंट इतनी इजाज़त नहीं देता कि वो मल्टीपल ट्रेड को मैनेज कर सके। हमारा अकाउंट $200 का होता है, हमने 0.01 की तो ट्रेड ली होती है, लेकिन एक नहीं ली होती, पाँच पाँच छः छः ली होती हैं, और बाद में आके कहते हैं कि भाई जाजेब भाई, अब्दुलरहमान भाई, यार हमारा तो अकाउंट लॉस में चल रहा है, क्या करें, परेशानी है, ये है वो है। तो भाई सबसे बड़ा जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आपकी इक्विटी लेस देन $300 है, तो आपने एक टाइम पे एक ही ट्रेड खोलनी है 0.01 की, चाहे गोल्ड पे चाहे किसी करेंसी पेयर पे। उससे ऊपर ट्रेड आपने खोलनी नहीं है जब तक उसको क्लोज नहीं कर देते। आपके पास एक सेटअप बना, आपने 0.01 की ट्रेड ले ली, टीपीएसएल लगा दिया, आपके पास एक और सेटअप बन रहा है करेंसी के ऊपर या गोल्ड के ऊपर ही बन रहा है, तो आप वेट करें, आप एक और ट्रेड ना लगाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वाला सेटअप आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, तो आप करंट ट्रेड को फिर क्लोज कर दें, नई ट्रेड ले लें। करंट ट्रेड का प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ बुक हो जाएगा ना। ठीक है। तो इस चीज़ को गौर करें कि $100 से $300 तक फिक्स मनी मैनेजमेंट है, और उसमें आप 0.01 की ट्रेड लेंगे, और एट अ टाइम सिर्फ एक ट्रेड ओपन होगी। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप अगर खुद सोचें 0.01 की एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मैं मिस कर गया हूँ, शायद यहाँ पे लिखी नहीं है, जैसे मैं मिस कर गया हूँ। वो ये है कि आपने देखा होगा मोस्टली हम जब ट्रेडिंग ग्रुप में ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं, या फिर जो है आप कोई ट्रेड करते होंगे, आपके पास जो स्ट्रेटजी होगी, मोस्टली ऐसा आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होता है वो गोल्ड के ऊपर $10 की मूवमेंट के अंदर अंदर ही होता है। $5-6 की मूवमेंट का स्टॉप, $7 की मूवमेंट का स्टॉप लॉस होता है, जब जिसका मतलब होता है कि 70 पिप्स का स्टॉप लॉस है, 60 पिप्स का स्टॉप लॉस है, या 100 पिप्स का $10 का स्टॉप लॉस है। या फिर करेंसीज में जो हम सेटअप शेयर करते हैं, या आपके पास किसी स्ट्रेटजी पे सेटअप बनता है, H1 पे, H4 पे, M30 पे, M15 पे, वो भी मोस्टली आप यही गौर करते होंगे कि उसका स्टॉप लॉस भी 30-40 पिप्स का या 50-60 पिप्स का है। जनरली स्पीकिंग, मेरे कहने का मतलब ये है कि मोस्टली हमारे जो ट्रेडिंग सेटअप्स H1 H4 तक होते हैं, उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो 100 पिप्स से ऊपर नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपकी फिक्स मनी मैनेजमेंट है $100 से $300 के अकाउंट के ऊपर, या 300 से $1000 के अकाउंट के ऊपर, तो इसके ऊपर आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि गोल्ड की ट्रेड अगर तो $10 के ऊपर स्टॉप लॉस है, 100 पिप्स के ऊपर स्टॉप लॉस है, क्योंकि अक्सर औकात H4 में या H1 में गोल्ड की ट्रेड करें तो $20 का भी स्टॉप लॉस बन रहा होता है। 4220 से बाय मिल रही है, 4200 स्टॉप लॉस है, 4195 स्टॉप लॉस है, $25 का, 250 पिप्स का। तो फिक्स मनी मैनेजमेंट वाले वो लोग जिनका अकाउंट $1000 से छोटा है, वो इतने बड़े स्टॉप लॉस वाली ट्रेड को इग्नोर करें। उनका अकाउंट साइज इतने बड़े स्टॉप लॉस वाली ट्रेड की इजाज़त नहीं देता। या फिर जो लोग $500+ के अकाउंट पे काम कर रहे हैं, और वो ऐसी ट्रेड लगाना चाह रहे हैं जो उनको बहुत अच्छी लग रही है, और उसका स्टॉप लॉस $20 का, $25 का, 250 पिप्स का है, तो फिर जहां पे मैंने लिखे मैक्सिमम 3 ट्रेड्स एट अ टाइम, उसकी जगह वो सिर्फ एक ट्रेड फिर ले लें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि $10 यानी 100 पिप्स से ऊपर के स्टॉप लॉस वाली गोल्ड की ट्रेड, या फिर 100 पिप्स से ऊपर स्टॉप लॉस वाली करेंसी की ट्रेड आप अबव $100 के अकाउंट पे लें, इससे छोटे अकाउंट पे ना लें। ठीक है, क्योंकि उसमें आप वेरिएबल मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें आप लॉट साइज रिड्यूस करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। जबकि फिक्स मनी मैनेजमेंट में लेस देन $1000 के अकाउंट में आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, और वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। वो एक स्टॉप लॉस ही आपके इमोशंस को तबाह बर्बाद कर देता है। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है $25 का, आपके 250 का स्टॉप लॉस होता है, $25 $30 का एक ही ट्रेड में लॉस होता है, $200-300 की आपकी इक्विटी होती है, तो बंदे के इमोशंस का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि 100 से 3 कि हमने फिक्स मनी मैनेजमेंट में छोटे अकाउंट के ऊपर $10 या 100 पिप्स के ऊपर के स्टॉप लॉस वाली ट्रेड को इग्नोर कर देना है, और $100 से $300 की इक्विटी वाले अकाउंट के ऊपर हमने सिर्फ 0.01 की ट्रेड लेनी है, और एट अ टाइम सिर्फ एक सिंगल ट्रेड होगी। इससे ऊपर ट्रेड अगर मिल रही है तो प्रीवियस ट्रेड को पहले क्लोज करेंगे, फिर दूसरी ट्रेड लेंगे, ताकि कोई प्रॉफिट या लॉस की बुकिंग हो, उसके बाद हम अगली ट्रेड लें, हमारा माइंड क्लियर हो। ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं ऐसे अकाउंट की तरफ, ऐसे ट्रेडर्स की तरफ जिनका अकाउंट $300 से लेके $1000 तक है। ठीक है। इस सूरत में भी मैं आपको फिक्स मनी मैनेजमेंट ही रिकमेंड करता हूँ। बस वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी पहली वाली कैटेगरी से। इसमें भी आप एक ट्रेड 0.01 की ही खोलेंगे। ठीक है। आप गोल्ड के ऊपर एक ट्रेड 0.01 से ऊपर नहीं खोलेंगे, चाहे आपका अकाउंट 900 800 $1000 का क्यों ना हो। एक ट्रेड आप गोल्ड के ऊपर 0.01 की खोलेंगे। ठीक है। और करेंसीज के ऊपर 0.03 तक खोल सकते हैं, 0.02 तक खोल सकते हैं, 0.01 तक खोल सकते हैं, आपकी मर्जी, 0.03 से ऊपर नहीं जाना। ठीक है। और मैक्सिमम ट्रेड्स आपके अकाउंट के ऊपर एक वक्त में जो होंगी वो 3 होंगी, इससे ऊपर नहीं होंगी। और अगर आपने करेंसी पे 0.02 की ट्रेड ली हुई है तो फर्दर आप 0.01 की एक ट्रेड ले सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि गोल्ड के ऊपर तो 0.01 से ऊपर सिंगल ट्रेड ना हो, और ओवरऑल आपका टोटल लॉट साइज एट अ सिंगल टाइम आपके अकाउंट के ऊपर जो हो मैक्सिमम, ये मैं मिनिमम नहीं कह रहा, मिनिमम तो 0.01 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 0.03 हो। $1000 के अकाउंट तक आपने 0.03 लॉट से ऊपर ट्रेड ही नहीं करनी। या तो 0.01 की 3 ट्रेड्स हों, या 0.01 की एक और 0.02 की 2 ट्रेड्स हों। ठीक है। की एक ट्रेड मतलब टोटल 0.03 हो जाए। तो फिक्स मनी मैनेजमेंट आपने $1000 के अकाउंट तक करनी है। ठीक है। जिसमें 300 से $1000 के अकाउंट पे आप 0.03 तक जा सकते हैं, और 100 से $300 तक के अकाउंट तक के लिए सिर्फ 0.01 की एक ट्रेड खोलनी है, इससे ऊपर ट्रेड नहीं खोलनी। अब आ जाते हैं हम उन लोगों की तरफ जो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ कैपिटल होता है, जो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में रहते हुए 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस करने के लिए। अगर हमने फॉरेक्स को बिजनेस समझ ही लिया है तो हम फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट करके मनी मैनेजमेंट करके इसमें से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। हम 20-20% 30-30% महीने का नहीं निकालेंगे, हम महीने का सिर्फ 4-5-6% निकालेंगे, लेकिन प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान और मनी मैनेजमेंट के साथ निकालेंगे। उन अकाउंट्स की तरफ आते हैं जिनकी इक्विटी $1000 से ऊपर है, जो कि पाकिस्तानी 3 लाख रुपए के करीब बनते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने स्टॉप लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपकी ट्रेड बन रही है, मिसाल के तौर पे रिसेंटली मैंने एक सेटअप शेयर किया था, इसके ऊपर आप ट्रेड ड्रॉ करते हैं तो ट्रेड के ऊपर आपका स्टॉप लॉस लिखा होता है कि वो $4.23 का या 42 पिप्स का है। 42 पिप्स का स्टॉप लॉस है, चलिए आप इसे राउंड ऑफ कर लें 45 पिप्स के ऊपर। ये मीटिंग वैसे 9:15 स्टार्ट हुई है, इसको एंड तो अभी नहीं होना चाहिए था। एंड तो इसको होना चाहिए था कोई 10 बजे के करीब। लेकिन अगर तो मीटिंग एंड होती है तो आप लोग एक्टिव रहिएगा, मैं ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा, और आप लोग जो है उस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि इसने नोटिफिकेशन दे दी है कि मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि 9:15 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई है तो 10 बजे तक इसको चलना चाहिए था। बहरहाल अगर ये बंद होती है तो मैं नया लिंक शेयर करूंगा, आप लोग उसमें आ जाना, क्योंकि लेक्चर तो अभी काफ़ी पड़ा, आज का लेक्चर ज़रा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ये चीज़ें सीखने की बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब आते हैं हम कि जिनका $1000 से ऊपर का अकाउंट है, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लिया, 40 टिप्स 45 टिप्स जितना भी स्टॉप लॉस है हो गया। ठीक है। अब आपने एक ट्रेड के ऊपर 1% रिस्क लेना है। ठीक है। एक ट्रेड के ऊपर 1% रिस्क लेने का मतलब क्या है, मैंने नीचे एग्जांपल लिखी हुई है कि मिसाल के तौर पे आपकी $2500 की इक्विटी है, आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 70 पिप्स का। ठीक है। और आपका 1% जो रिस्क है वो बनता है $25। ठीक है। तो आप जो लॉट साइज लेंगे गोल्ड के ऊपर, वो 0.03 से ऊपर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप 0.04 की लेंगे और $7 या 70 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, तो 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $28 का लॉस होगा, जो कि $25 से ऊपर है। मैंने आपको कहा है कि एक ट्रेड के ऊपर 1% से कम रिस्क होना चाहिए, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो $2500 के अकाउंट पे अगर गोल्ड का $7 का स्टॉप लॉस है, 70 पिप्स का स्टॉप लॉस है, तो आप जो लॉट साइज गोल्ड पे लेंगे वो 0.03 की होगी। इसी तरीके से अगर आपका 70 की जगह, मैं कहता हूँ कि 60 पिप्स का स्टॉप लॉस था, तो फिर आप 0.03 की जगह 0.04 की लॉट लेंगे, क्योंकि 4 से अगर मल्टीप्लाई करें 60 को तो वो 24 बनता है। ठीक है। तो $24 का आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कि $25 के अंदर अंदर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी, आप चाहें तो कैलकुलेटर खोल के अपने पास खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप करेंसी पे काम कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, करेंसी पे काम करने के लिए आपने बेबी पिप्स की वेबसाइट पे जाना है, आपने गूगल सर्च कर लेना है बेबी पिप्स। ठीक है। बेबी पिप्स के बल्कि आपने साथ लिख लेना है पोजीशन साइज कैलकुलेटर।
ठीक है, आपने बेबी पिप्स का पोजीशन साइज कैलकुलेटर खोल लेना है। ये आपको लॉट साइज कैलकुलेट करवाता है, ठीक है, करेंसीज के ऊपर। ठीक है, तो आपने वहां पे जो है ना अपना 1% रिस्क डालना है। ठीक है, आपने नीचे इसको स्क्रॉल करना है, ये आपसे पूछेगा आपके अकाउंट की करेंसी डॉलर ऑफ कोर्स होती है, अकाउंट का बैलेंस आपने मिसाल के तौर पे आपका 2500 हमने एग्जांपल ले ली, रिस्क परसेंटेज हमने 1 है। ठीक है, स्टॉप लॉस हम कहते हैं 45 पिप्स का है, करेंसी पेयर हम कहते हैं यूरो यूएसडी है फॉर एग्जांपल, करेंसी पेयर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे करेंसी पेयर सिलेक्ट करने की बेतहाशा ऑप्शन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप यूरो यूएसडी डाल देते हैं। ठीक है, और अब आप कहते हैं कैलकुलेट करो। ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपने इस वक्त कितनी लॉट्स लेनी है। ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड लॉट्स को देखना है, स्टैंडर्ड लॉट्स को। ठीक है, आपने मिनी लॉट्स या माइक्रो लॉट्स को नहीं देखना। तो वो आपको बताएगा कि आपकी अमाउंट एट रिस्क $25 है, और आप 0.0556, मतलब इसको राउंड ऑफ कर लें 0.05, आपने 0.05 की अगर ट्रेड लेनी है तो $25 के अंदर अंदर आपको लॉस होगा, इससे ऊपर नहीं होगा, जो कि आपके अकाउंट का 1% बनता है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से करेंसीज के लिए अपना लॉट साइज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने अबव $1000 वाले अकाउंट में स्टॉप लॉस के पिप्स कैलकुलेट करने हैं या नंबर ऑफ डॉलर इन गोल्ड कैलकुलेट करने हैं। फिर आपने 1% रिस्क उसका अपने अकाउंट के हिसाब से निकालना है। अगर आपका अकाउंट 2000 का है तो आपका 1% रिस्क $20 होगा। अगर आपका अकाउंट 4000 का है तो $40 होगा। 6500 है तो $65 होगा। आपने 1% रिस्क के हिसाब से गोल्ड के ऊपर आपने उसको नंबर ऑफ पिप्स के साथ एडजस्ट करना है कि आपकी कितनी ट्रेड बनती है। ठीक है, और आपने उसके ऊपर वो ट्रेड उस लॉट साइज पे ले लेनी है। इसीलिए इसका नाम वेरिएबल मनी मैनेजमेंट है, क्योंकि इसमें आपकी हर ट्रेड जो है वो डिफरेंट लॉट साइज के ऊपर होगी। इसमें आप लॉट साइज अपना फिक्स नहीं कर रहे, इसमें आप लॉट साइज वेरिएबल है, हर ट्रेड का लॉट साइज जो है वो डिफरेंट है। अगर करेंसी के ऊपर करना है तो मैंने बताया बेबी पिप्स के पोजीशन साइज कैलकुलेटर के ऊपर आप जाएंगे, वहां जाके अपना अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, अपनी रिस्क परसेंटेज लिखेंगे, स्टॉप लॉस की पिप्स लिखेंगे, और करेंसी पेयर या कोई भी पेयर जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। कैलकुलेट के बटन पे जाएंगे तो वो आपको कैलकुलेट कर देगा कि कितनी लॉट्स लगानी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपने, अगर आप 1% रिस्क ले रहे हैं, आपका अकाउंट अबव $1000 का है, तो आपको एट अ टाइम सिर्फ 2 ट्रेड ओपन करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। मतलब एक टाइम पे आपका अकाउंट सिर्फ 2% रिस्क पे है, इससे ज़्यादा रिस्क पे नहीं है। अब आप खुद मुझे बताएं, जिस बंदे का अकाउंट मिसाल के तौर पर $2500 का है, और उसने मेरी बात मान के सिर्फ 2 ट्रेड एट अ टाइम 1% रिस्क पे लिए हैं, या 0.5% रिस्क पे 4 ट्रेड्स लिए हैं, तो उसका टोटल रिस्क जो है वो एक टाइम पे 2% है। अगर इसके सारे स्टॉप लॉस, दोनों या चारों स्टॉप लॉस हिट हो भी जाएं, तो इसको लॉस कितना होगा, $50 का। $2500 के अकाउंट पे सिर्फ $50 का लॉस हो भी जाए तो आप खुद बताएं क्या वो परेशानी वाली बात है। ना परेशानी होगी, ना इमोशंस खराब होंगे, ना साइकोलॉजी खराब होगी, और आप स्मूथली ट्रेड करेंगे। आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो भी जाएगा, आप नेक्स्ट सेटअप का वेट करेंगे। जब लोग रिस्क ज़्यादा लेते हैं, 1% से ज़्यादा लेते हैं, लॉट साइज मैनेज नहीं करते, लॉट साइज कैलकुलेट नहीं करते, तो फिर उनका एक एक ट्रेड पे 5-5, 10-10% का लॉस होता है। फिर उनका $2500 पे अकाउंट पे एक ट्रेड पे 200-200 लॉस होता है। फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो जो है एक स्टॉप लॉस को रिकवर करने के चक्कर में 10 स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, स्टॉप लॉस रिमूव कर देते हैं, यहाँ तक कि एक ही दिन में उनका अकाउंट वॉश हो जाता है। मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को $1,00,000 का अकाउंट वॉश करते भी देखा है फिजिकली। वजह क्या है कि भाई लॉट साइज मैनेज नहीं किया, लॉट साइज कैलकुलेट नहीं किया, जिसकी वजह से इमोशंस खराब हुए, फिर स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दिया, फिर बड़े बड़े लॉट्स लेके, बड़े बड़े लॉट्स लेने की वजह क्या थी कि प्रीवियस लॉस रिकवर हो जाए, क्योंकि लोगों का पैसा पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस लॉस रिकवर करने के लिए बड़े बड़े लॉट साइज लगाए, और फिर उनके इतने बड़े बड़े अकाउंट वॉश हुए जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक था, मनी और रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। और इस टॉपिक से पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपनी न्यू मीटिंग स्टार्ट कर लें। वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं, सिर्फ आप लोग 5 लोग हैं, तो न्यू मीटिंग स्टार्ट कर लें ताकि जो है ना ये मीटिंग इंटरप्ट ना करे हमें, क्योंकि इसने 9 बजे से हमारा टाइम नोट कर लिया है 9:15 की बजाय, और इसने हमें टाइमर दे दिया है 3 मिनट मजीद इसमें रह गए। तो मैं नई मीटिंग का लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, मेन ग्रुप में ही शेयर करूंगा, आप लोग वहां से नई मीटिंग ज्वाइन करें, फिर हम जो है इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रूर तवज्जो दें, और लेट्स डू इट नाउ। अच्छा, हमने पहले डिस्कस किया है मनी मैनेजमेंट, और उसमें हमने 3 डिफरेंट प्लान्स डिस्कस किए हैं, $100 से $300, $300 से $1000। ये दोनों फिक्स मनी मैनेजमेंट के साथ है। उसके बाद हमने इक्विटी अब $1000 को डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें हमने लॉट साइज कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया है।
ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो चीज़ है जिसके ऊपर अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके चाहे स्टॉप लॉस क्यों ना हिट हों, आप ओवरऑल मंथ एंड पे इंशाल्लाह प्रॉफिट निकालेंगे। और अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो फिर आपके चाहे ज़्यादा टीपी क्यों ना हिट हो जाएं, लेकिन आप लॉस में जा सकते हैं। इसका क्या, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करनी है, उसमें सबसे पहला काम यह है कि आपने ट्रेडिंग सीख ली। आपने अपने अकाउंट के हिसाब से मनी मैनेजमेंट प्लान बना लिया, ट्रेडिंग प्लान बना लिया। उसके अंदर आपने जो है डिसाइड कर लिया कि मेरा अकाउंट का साइज़ क्या है और मैंने किस तरीके से अपने लॉट साइज़ को मैनेज करना है। क्या मेरे मेरे अकाउंट के साइज़ के हिसाब से मेरे ऊपर फिक्स मनी मैनेजमेंट लागू होती है या फिर वेरिएबल मनी मैनेजमेंट लागू होती है। फिर आपने अपने पास जहन में बिठा लिया कि मैंने अगर वेरिएबल मनी मैनेजमेंट है तो एक टाइम पे एक ट्रेड के ऊपर 1% रिस्क लेना है और एक टाइम पे मैक्सिमम दो ट्रेड लेनी है। मतलब एक टाइम पे मेरा अकाउंट 2% से ज़्यादा रिस्क में नहीं होना चाहिए। इस पूरी चीज़ को आपने एक पेपर पे लिखना है। इसको ऐसा नहीं है, देखिए बंदा बिजनेस करता है ना, कारोबार करता है फिजिकली, तो हर चीज़ लिख लिख के करता है। आप देखें कारोबारी बंदे से मिलने जाके अकबरी मंडी के अंदर लाहौर में या फिर आप किसी इशरे के अंदर सेंट्री के स्टोर पे चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि भाई उन्होंने हर चीज़ लिखी होती है, अपना पूरा प्लान बनाया होता है। अगर रिटर्न पेपर पे नहीं बनाया होता तो उसके लिए पावर पॉइंट की स्लाइड्स होती हैं, उसके लिए उनका पूरा पीडीएफ होता है जिसमें उन्होंने प्लान बनाया होता है। अपना ट्रेडिंग प्लान लिखें, चाहे पेपर पेंसिल से लिखें, चाहे तो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर या पावर पॉइंट के ऊपर लिखें, लेकिन अपना ट्रेडिंग प्लान डिफाइन करें। उसके अंदर रूल्स लिखें, क्या क्या रूल्स लिखने हैं। एक तो ये है सबसे पहला रूल, उसमें आपने अपना मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी लिखनी है कि मेरे अकाउंट का साइज क्या है और उसके ऊपर मैंने कितना जो है रिस्क वगैरह लेना है। ठीक है, ये तो सबसे पहला काम है। दूसरा काम जो आपने करना है ना, वो आपने ये करना है कि अपने लिए आपने दो तीन स्ट्रेटजीज को डिफाइन करना है कि मैंने किन दो तीन स्ट्रेटजीज पे काम करना है। अभी हमने 15 लेक्चर 14 लेक्चर कर लिए। इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखी। हमने मार्केट स्ट्रक्चर सीखा, लेवल्स पे ट्रेड करना सीखा, फिबोनाची सीखी, चार्ट पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा चार्ट पैटर्न सीखे। हमने डोमिनेंट कैंडल स्ट्रेटजी सीखी, हमने गोल्ड की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सीखी। ठीक है, इसके अलावा और कितनी स्ट्रेटजीज आपने सीखी होंगी। कुछ लोग मेरे से चैट के अंदर एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप का, ऑर्डर ब्लॉक का पूछ रहे होते हैं, उसका मतलब उन्होंने सीखा हुआ है। कुछ लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन में आरबीआर, डीबीआर, डीबीडी, आरबीडी का पूछ रहे होते हैं, मतलब उन्होंने सप्लाई डिमांड सीखी हुई है। तो आपने एक्स वाई जेड टोटल मल्टीपल स्ट्रेटजी सीखी होंगी। लेकिन आप अपने लिए बैक टेस्टिंग करके दो तीन स्ट्रेटजीज को फिक्स कर लें और कहीं और ना देखें। ये ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होना चाहिए, इसको आपने ट्रेडिंग प्लान में लिखना है कि भाई मैं किस किस स्ट्रेटजी को फोकस करूंगा और किसी और स्ट्रेटजी की तरफ नहीं देखूंगा। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है मार्केट एक ही वक्त में दो अपोजिट स्ट्रेटजीज बना रही होती है। एक स्ट्रेटजी आपको बता रही थी बाय करो, एक बता रही थी सेल करो। अब आप कंफ्यूज हैं। अब आप एक ट्रेड लेते हैं, वो खुदा न खास्ता ओपोजिट वाली स्ट्रेटजी को हिट कर देती है, आपको स्टॉप लॉस कर देती है। अब आप सोचते हैं यार देखा ना, मैं अगर दूसरी पे अमल करता तो मैं प्रॉफिट कर लेता। इस तरह आपके इमोशंस खराब होते हैं, फिर आप लॉस पे लॉस करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और आपका अकाउंट वॉश होता है। इसलिए अपने लिए सबसे पहले आप बैक टेस्टिंग करके, जो मैंने बैक टेस्टिंग का तरीका भी सिखाया था, बेसिक बैक टेस्टिंग बेशक कर लें। 100 ट्रेड आप अपने पास थ्रू आउट कंजेक्टिवली प्रीवियस चार्ट्स खोल के ट्रेडिंग व्यू पे उस स्ट्रेटजी के ऊपर मार्क करें और चेक करें उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड उसके ऊपर कितना आपको अचीव होता है। तो अपने लिए दो तीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट करके अपने लिए फिक्स कर लें कि भाई मैं इन दो तीन स्ट्रेटजी से, मिसाल के तौर पे मैं मार्केट स्ट्रक्चर पे और फिबोनाची पे काम करूंगा या मैं डोमिनेंट कैंडल पे काम करूंगा। दो तीन स्ट्रेटजीज फिक्स कर लें, फिर आपने कहीं और नहीं देखना। आपने सिर्फ उन्हीं दो तीन स्ट्रेटजीज को, सेटअप्स को मास्टर करना है, उन्हीं के ऊपर काम करना है फॉर एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स। आपने 3 से 4 माह तक किसी और स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना। आपने 3 से 4 माह बाद अपना तज्जिया करना है, एनालिसिस करना है कि इन दो तीन स्ट्रेटजीज पे फोकस करके जो है इनको स्टिक टू करके मुझे 3 4 माह में ओवरऑल क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या मुझे स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इन दो तीन स्ट्रेटजीज में से एक या दो स्ट्रेटजीज तो वो होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म वीकली ट्रेडिंग, जो कि आप एक ट्रेड लेके पूरा पूरा वीक होल्ड करते हैं, उसके लिए होनी चाहिए। ठीक है, H1 H4 के चार्ट पे जो ट्रेड लेते हैं वो जो 3 4 दिन चलती है उसके लिए होनी चाहिए एक स्ट्रेटजी। और एक या दो स्ट्रेटजीज आपकी होनी चाहिए डे ट्रेडिंग के लिए, जैसा कि डोमिनेंट कैंडल हो गई, ठीक है, या फिर सप्लाई डिमांड के अंदर आरबीआर आरबीडी हो गई, या फिर गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाई है पिछले लेक्चर में वो हो गई, या कोई चार्ट पैटर्न हो गया। आप कहते हैं मैंने बैक टेस्टिंग की है कि ट्राइंगल पैटर्न की, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है और बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, तो आपने स्कैल्पिंग के लिए M15 या M5 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने वो चार्ट पैटर्न फिक्स कर लिया।
तो इस तरीके से आपने दो तीन स्ट्रेटजीज अपने लिए फिक्स करनी है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, H4 H1 पे होल्डिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो आप बेशक उसको इग्नोर करें। आप सिर्फ डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करें। लेकिन अपने लिए डिफाइन करें कि मैं किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि इधर से आपका ट्रायंगल बन रहा है तो आप बाय कर रहे हैं, अभी आपने गोल्ड पे बाय लगाई हुई है, ऊपर से आपका जो है कोई गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बन गई तो आपने सेल लगा दिया, एक ही अकाउंट पे बाय भी लगी हुई है सेल भी लगी है, अब आप फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रही किससे प्रॉफिट बुक करूं किससे लॉस बुक करूं। तो डिफाइन करें कि स्ट्रेटजी पे काम करना है। ट्रेड बगैर, नेक्स्ट पॉइंट है कि बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करनी। नेवर नेवर नेवर, ये मैं पहले भी बताता हूँ, कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड अगर ग्रुप में शेयर हो रही है, हमें आप रिमाइंड कराएं कि अब्दुलरमान भी आपने बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड दी है, काइंडली डिफाइन करें इसका स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड की गलती कभी भी नहीं करनी। स्टॉप लॉस के करीब मार्केट जा रही है तो स्टॉप लॉस को आपने रिमूव नहीं करना, जो भी हो जाए। ठीक है, एसएल हंटिंग होती है तो होती रहे, एसएल हंटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गेम। हाँ, कभी कभी हमें लगता है, ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि मार्केट में लिक्विडिटी और वॉल्यूम ज़्यादा है, एसएल हंटिंग हो सकती है। हम $2-3 का एसएल मूव करवा देते हैं, रिमूव नहीं करवाते, मूव करवा देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो हम कराते भी बहुत कम है, रेयरली होता है, हफ्ते में एक आधी बार के, जहाँ से भैया मैं ऐसा कहता हूँ। रिमूव नहीं करना एसएल कभी भी, बगैर एसएल के ट्रेड नहीं करनी। एसएल के करीब मार्केट जाए तो एसएल को रिमूव नहीं करना। करना क्या है, आपने एसएल को बर्दाश्त करना है, बियर एसएल फॉर द टाइम। उस वक्त एसएल को बियर कर लेंगे तो बाद में मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। क्या हो जाएगा यार, एक ट्रेड कैंसिल हो जाएगा, दो कैंसिल हो जाएगा, तीन कैंसिल हो जाएगा, टीपी भी तो होगी ना। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट था कि अपना डेली का प्रॉफिट लिमिट भी डिसाइड करें, अपना डेली का लॉस लिमिट भी डिसाइड करें। इसको अपने ट्रेडिंग प्लान का जो पर्चा मैंने कहा बनाएं, ठीक है, उसके ऊपर लिखें कि भाई मेरा डेली का प्रॉफिट लिमिट ये है कि मैं अपने अकाउंट का 1% या 2% कमाऊंगा, और मेरा लॉस लिमिट ये है कि मैं अपने अकाउंट का 2% या 3% या 5% तक लॉस ले सकता हूँ। या अपने अपने जज्बे और अपनी बर्दाश्त और अपने बैक एंड पे जो आपके पास बैकअप है, मनी बैकअप है, उसके हिसाब से भी डिसाइड करना है, और अपने डिसिप्लिन के हिसाब से भी डिसाइड करना है। लेकिन ये चीज़ डिफाइन होनी चाहिए कि आपका डेली का प्रॉफिट लिमिट क्या है और आपका डेली का लॉस लिमिट क्या है, ये डिफाइन होना चाहिए। आपके ट्रेडिंग प्लान के पर्चे पे लिखा होना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट में भी ट्रेडिंग प्लान बनाया है तो उसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रखा करें जहां पे आप ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे ही नहीं है कि आप खाना खा रहे हैं साथ साथ ट्रेड लगा रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कि आप रिक्शे पे गए हुए हैं कहीं सामान लेने और आप ट्रेड लगा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पर सब्जी खरीदने गए हैं, घर का सौदा लेने गए हैं, ट्रेड लगा रहे हैं। ट्रेडिंग करने के लिए अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाएं, एक छोटा सा टेबल ही क्यों ना हो जाए, एक चेयर हो जाए जो आपके बेडरूम से ज़रा सा साइड पे हो, जिधर आप बैठ के ट्रेड करें। और उस जगह पे आपने अपना ये ट्रेडिंग प्लान चस्पा किया हो, इसको स्टिक किया हो, इसको चिपकाया हो, और सुबह रोज़ाना आप अपनी ट्रेडिंग करने से पहले एक मरतबा अपने ट्रेडिंग प्लान को पढ़ें और उसके बाद ट्रेड करें। ठीक है। और अपना डेली का प्रॉफिट लिमिट और लॉस लिमिट उसके अंदर मेंशन करें। मिसाल के तौर पे मेरा डेली का लॉस लिमिट 3 से 5% है। उन लोगों के लिए जो $500 का जो है ऊपर ऊपर अकाउंट चला रहे हैं, more than 500 का, और जो less than 500 का अकाउंट चला रहे हैं, वो मेरा ख्याल है $20 से ऊपर लॉस ना लें एक दिन में। मतलब 2 एसएल हो जाएं उनके, इससे ऊपर 3 एसएल हो जाएं, इससे ऊपर लॉस ना लें। मैं कहता हूं कि छोड़ दें उस दिन ट्रेडिंग। हो सकता है उस दिन आपकी किस्मत ना हो सकता है उस दिन आपके नसीब में रिजल्ट ना लिखा हो, आप छुट्टी कर लें यार, कोई बात नहीं, आज $20 लॉस हो गया, कल दोबारा कमा लेंगे। ठीक है। तो आप उस दिन छुट्टी करें जब आपका डेली का लॉस लिमिट हिट हो गया है। अक्सर औकात क्या होता है कि लॉस लिमिट को छोड़े हमारा डेली का प्रॉफिट लिमिट हिट हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने डिसाइड किया मैंने डेली का 1% कमाना है, मेरा 1% का प्रॉफिट लिमिट हिट हो जाता है, और आप फिर भी काम करते रहते हैं, भाई बहुत बड़े नुकसान की बात है। अल्लाह ताला ने आपको आपके दिन की रोजी जो आपने डिसाइड की थी, अल्लाह से मांगा था और अपने लिए डिसाइड की थी ट्रेडिंग प्लान में, वो अल्लाह ने दे दी है। आप फिर जिद कर रहे हैं, आप फिर अल्लाह ताला से कह रहे हैं मुझे और दो। भाई अपना अल्लाह अल्लाह करके टाइम गुजारें, दुआएं करें, अगले दिन के लिए दुआ करें, अल्लाह से नमाज पढ़ें, जिक्र करें, इज़्तिग़फ़ार करें, कुरान पढ़ें। ठीक है। फैमिली के साथ आउटिंग पे जाएं। डेली का प्रॉफिट लिमिट आपका हिट हो जाए उसके बाद आपने ट्रेड किसी सूरत नहीं करनी। इस चीज़ को अपने पास लिख लें अपने पास। ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी अच्छा सेटअप मिल जाए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ट्रेडिंग प्लान आपने इस तरीके से अपने पास लिखना है। अब आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी की आती है लास्ट चीज़ जिसको आपने गौर करना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी ट्रेडिंग बड़ी स्मूथली चल रही है, आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे हैं, टीपी भी हिट हो रहे हैं, ओवरऑल आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी रोजाना ही डेली लॉस लिमिट हिट हुई जा रही है। जब तक आपकी 3 कंजेक्टिव डेज तक डेली लॉस लिमिट हिट नहीं होती,
मतलब छोटे अकाउंट पे 60 या 70 डॉलर का लॉस नहीं होता, या बड़े अकाउंट पे 10 या 15% का लॉस नहीं होता, उस वक्त तक तो आप गो विद द फ्लो। जिस तरह से आपकी ट्रेडिंग चल रही है, 1 टीपी 2 एसएल, 2 टीपी 1 एसएल, ठीक है, आप ट्रेड करते रहें, इंशाल्लाह मंथ एंड पे आप प्रॉफिट में होंगे। अदरवाइज आप मुझसे आके कंसल्ट करें, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर तो ऐसा हो जाए कि 3 कंजेक्टिव डेज, स्ट्रेट कंजेक्टिव डेज में आपका डेली लॉस लिमिट हिट हो जाए, मतलब कि आपका छोटे अकाउंट पे 60 70 डॉलर का, और बड़े अकाउंट पे 1000 से प्लस या 500 से प्लस वाले अकाउंट पे 15 20% का लॉस हो जाए, तो उस वक्त आप ब्रेक लें। 3 कंजेक्टिव डेज आपका डेली लॉस लिमिट हिट हुआ है, ठीक है, अब आप ब्रेक लें। आप अगले 3 4 दिन के लिए या पूरे हफ्ते के लिए ट्रेडिंग छोड़ दें, कोई बात नहीं। अपने माइंड को फोकस करें, अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा सोचें कि क्या मेरी स्ट्रेटजी में कोई गलती हो रही है, क्या मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ जो ऐसा हो रहा है, क्या मैं ट्रेड का सेटअप बनने से पहले ही ट्रेड ले लेता हूँ। मतलब जिस तरह किसी, फॉर एग्जांपल गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में अभी तक उसके स्टोकेस्टिक आरएसआई ने 80 का लेवल क्रॉस ही नहीं किया और मैं ट्रेड ले ही जा रहा हूँ सिर्फ डाइवर्जेंस का डायरेक्शन देख के, और बाद में एसएल हिट हो जाता है तो पता लगता है कि अभी तक तो 80 का लेवल ही स्टोकेस्टिक आरएसआई का क्रॉस नहीं हुआ था, मैंने पहले ही ट्रेड ले ली थी। तो 3 4 दिन का ब्रेक लेके अपनी स्ट्रेटजी को जो है दोबारा देखें कि उसमें क्या गलती है। अगर तो गलती कोई भी नहीं है तो फिर स्ट्रेटजी चेंज करने का सोच सकते हैं, आप मेरे से मशवरा कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी पे दोबारा बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अपने किसी भी मेंटोर से, अगर आप मेरे से सिर्फ सेकेंडरी तौर पे सीख रहे हैं, आपका मेंटोर कोई और है, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप किसी अपने करीबी सीनियर जो फिजिकली आपके करीब है और ट्रेडिंग आपसे पहले से कर रहा है, उससे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 3 स्ट्रेट कंजेक्टिव डेज में डेली लॉस लिमिट हिट हुआ है तो आप एक ब्रेक लें। आप 3 4 दिन की कम से कम ब्रेक लें। आप आउटिंग पे जा सकते हैं जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, आप फैमिली के साथ खाना खाने जा सकते हैं, लेकिन 3 4 दिन तक ट्रेडिंग छोड़ दें, ट्रेडिंग से आउट हो जाए। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 3 4 दिन के लिए मेटा ट्रेडर और ट्रेडिंग व्यू वगैरह को भी अनइंस्टॉल कर दें, रिफ्रेश करें। और 3 4 दिन के बाद अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा फोकस करके, बैक टेस्ट करके, किसी से कंसल्ट करके दोबारा ट्रेडिंग में आए, आफ्टर द ब्रेक विद रिलैक्स एंड काम माइंड। आई होप सो कि इससे आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और अगला पूरा महीना आपका बहुत अच्छी ट्रेडिंग के साथ गुजरेगा। ये वो बातें हैं जो यकीन करें कोई नहीं बताता, ठीक है। ये लोग बड़ा बड़ा लॉस करके समझते हैं कि यार इन चीज़ों पे फोकस करना है। मैं आपको इधर जो ये सारी बातें बता रहा हूँ, हमने बड़े बड़े लॉस करके ये चीज़ें समझी हुई हैं। आप नहीं सोच सकते, लाखों में लॉस करके पाकिस्तानी रुपीज़ के हमने ये बातें सीखी हुई हैं, और अब हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो कल को आप भी इसका लॉस कर सकते हैं। इन बातों पे ज़रूर अमल करें, ये ट्रेडिंग प्लान बनाना और इन सारी चीज़ों को, मैं ये स्लाइड आपको भेज भी दूंगा, इन पे अमल करना ये जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह का ट्रेडिंग प्लान जो रूल्स मैंने लिखे हैं, इनको अपने हिसाब से सेट करके लिखना, और इसको प्रिंट करवा के अपने ट्रेडिंग सेटअप या प्लेटफॉर्म और या फिर टेबल या चेयर के पास लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ाना इसकी रीडिंग करने के बाद ट्रेडिंग करें, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ इसमें रह गई है, वो ये है कि कोशिश करें, अगर आप H1 H4 D1 के ऊपर काम नहीं कर रहे, डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें सोने से पहले अपनी ट्रेड्स क्लोज करके सोएं, जिस तरह दुकानदार सोने से पहले अपनी दुकान क्लोज करके सोता है। अनलेस कि आप H4 और D1 के टाइम फ्रेम के ऊपर वीकली ट्रेड्स लगाते हैं। अगर वीकली लगाते हैं फिर तो खैर है, लेकिन जो ट्रेड आप डेली ट्रेडिंग सेटअप पे लगाते हैं, डे ट्रेडिंग पे, या फिर H1 या M30 M15 के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, अगर वो आपने रात को लेट लगाई थी और अभी तक उसका SLTP नहीं हुआ, तो सोने से पहले उसको क्लोज कर दें, मेरा ये मशवरा है। ये मैंने इधर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़रूरी बात नहीं है, जस्ट एक एक्स्ट्रा मेरी तरफ से टिप है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर कि ब्रोकर कौन सा यूज़ करना चाहिए। भाई आप अपनी मर्जी का ब्रोकर यूज़ करें, जोन सा ब्रोकर आप, जिस ब्रोकर से आपका माइंड मैच करता है, जिस ब्रोकर से आप रिलैक्स फील करते हैं, आप समझते हैं मेरा पैसा इस ब्रोकर के अंदर सेफ पड़ा है, उस ब्रोकर को आप यूज़ करें। इस चीज़ को हमने कोर्स के लास्ट लेक्चर में क्यों शामिल किया है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरे से काफ़ी ज़्यादा दोस्त मेरे और हमारी कम्युनिटी के ब्रोकर के बारे में पूछते हैं कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं, या फिर इवन कि हम फंडेड का बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमसे फंडेड की कंपनियां पूछते हैं कि भाई कौन सी कंपनी अच्छी है और क्यों अच्छी है। तो फिलहाल फंडेड तो हमारा टॉपिक नहीं है, तो फिलहाल हमारा टॉपिक है कि ट्रेडिंग, जो लाइव ट्रेडिंग है, तो ब्रोकर कौन सा यूज़ करना चाहिए, जोन सा। सबसे पहला जवाब इसका ये है कि भाई आपको वो ट्रेडर यूज़ करना चाहिए जो जिसके ऊपर आप सेटिस्फाइड हैं, ठीक है।
सेकंड, मैं कौन सा ब्रोकर यूज करता हूँ? मैं डू प्राइम ब्रोकर यूज करता हूँ। हमारी टीम पूरी डू प्राइम ब्रोकर यूज करती है। मेरे जितने ट्रेडिंग फ्रेंड्स और हमारा इस्लामाबाद में बहुत बड़ा ट्रेडिंग का सोशल सर्कल है, ठीक है, वो हम सब के सब जो है डू प्राइम यूज करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत ज़्यादा है। मैंने सिर्फ दो से तीन टेक्निकल वजूहत यहाँ पे लिखी हैं जिसकी वजह से हम वो यूज़ करते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जो बहुत बड़े बड़े बिग जाइंट्स हैं, उसके अंदर अकाउंट खोलना ही पाकिस्तान में बैठे बैठे इस वक्त मुश्किल हो गया। जिस तरह आईसी मार्केट पे हम आज से 3-4 साल पहले काम करते थे, सिर्फ इसलिए कि मोस्ट रिलायबल ब्रोकर था, अभी भी है। लेकिन अब आईसी मार्केट के अंदर या फिर एफपी मार्केट्स के अंदर जो है फर्स्ट प्रूडेंशियल मार्केट जिसका पूरा नाम है, इसके अंदर पाकिस्तान में बैठ के अकाउंट की वेरिफिकेशन करना ही बहुत मुश्किल हो गया। आईडी कार्ड के अलावा वो एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं, कॉल वेरिफिकेशन करते हैं। फिर कॉल के अंदर अक्सर ऑस्ट्रेलिया से कॉल आती है इंग्लिश में, पाकिस्तानी लोग सही इतना बोलते भी नहीं है, फिर उनसे कम्युनिकेट नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छी बात जो डू प्राइम की है, ठीक है, वो ये है कि अकाउंट ओपन करना बहुत इजी है। इवन कि आपसे अगर ये भी नहीं होता तो मैं आपको अकाउंट खोल दूंगा, कोई मसले की बात ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको अकाउंट खोल दूंगा। अकाउंट ओपन करने के साथ साथ वेरिफिकेशन अकाउंट की जो है वो बहुत इजी है। सिर्फ आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक के साथ आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है और गुड टू गो है, आप डिपॉजिट करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, ये बहुत रिलायबल ब्रोकर है, इसमें किसी किस्म का इशू फेस नहीं होता। अगर हो भी जाए तो आप हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारा जहाजेब भाई का जो है डू प्राइम के ब्रोकर के साथ डायरेक्ट लिंक है। उनके कंट्री मैनेजर की जो टीम है वो हमारे डायरेक्ट जो है दोस्त हैं, इवन कि हमारे ट्रेडिंग सोशल सर्कल जो हमारा फ्रेंड्स का है उसमें शामिल है वो। हम इकट्ठे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा बहुत स्ट्रांग उनके साथ लिंक है, कम्युनिकेशन है। तो आपके इस अब ब्रोकर में क्या होता है कि अक्सर औकात आप अगर करेंसी पेयर्स पे काम कर रहे हैं या इंडिसेस पे काम कर रहे हैं या क्रिप्टो के ऊपर भी आप ब्रोकर पे काम कर रहे हैं, तो अक्सर उसमें अपडेट आती रहती है। मार्केट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम की अपडेट आती रहती है। मार्केट के अंदर कोई ओवरऑलिंग होने की वजह से कोई इंडेक्स काम करना छोड़ देता है कुछ देर के लिए, तो उसकी अपडेट आती रहती है। या किसी भी किस्म की अपडेट आ रही है मार्केट पे, डैशबोर्ड को वो अपडेट कर रहे हैं, तो उस अपडेट का हमें 1-2 दिन पहले से ही पता लग गया होता है, क्योंकि हमारा उनसे लिंक है। तो पहली वजह अकाउंट ओपनिंग का इजी होना, वेरिफिकेशन का इजी होना। दूसरी वजह यह कि कोई भी अपडेट या किसी किस्म की भी आती है तो हम और हमारी कम्युनिटी उससे ऑलरेडी अवेयर होती है। और उनसे डायरेक्ट लिंक होने की वजह से हमारे जो विड्रॉवल्स हैं वो बहुत फास्ट हैं। मतलब जो बंदा हमारे साथ ट्रेडिंग कर रहा है, हमारे अंडर अकाउंट बना के ट्रेड कर रहा है लिंक के थ्रू, उसके विड्रॉवल्स बहुत फास्ट होते हैं। उनको पता होता है भाई कि ये जो है हमारी आईबी के अंडर है और इसको हमने प्रायोरिटी पे रखना है। और अगर आपको विड्रॉवल के वक्त या फिर किसी भी वक्त, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे किसी कम्युनिटी मेंबर के साथ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपको कोई इश्यू आ जाए, तो आप फ़ौरन मुझसे या जहाँ से भाई से रब्ता कर सकते हैं और आपका मसला एज सून एज पॉसिबल सॉल्व हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आज से 1.5 साल या 2 साल पहले की बात है, एक्सनेस जो कि बहुत बड़ा ब्रोकर है, उसके ऊपर पाकिस्तान में इतना बड़ा इशू आया था कि लाखों लोगों ने कंप्लेन की थी कि विड्रॉ करते वक्त कोड ही नहीं आता। इवन के कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए विड्रॉवल करते वक्त एक्सनेस का कोड नहीं आता, जो कि इतना बड़ा ब्रोकर है। तो इस तरह का कोई भी इशू आपको अव्वल तो आएगा ही नहीं डू प्राइम में। अगर आपको इस तरह का कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करेंगे और आपका एज फास्ट एज पॉसिबल मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए भी मैं डू प्राइम को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनकी कंट्री मैनेजर्स की टीम डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेशन में है और मुझे इस पर यकीन है कि मेरा पैसा बिल्कुल सेफ हाथों में है। और कोई भी इशू कभी भी आएगा तो फ़ौरन मेरा मसला और मेरी टीम का मसला सॉल्व कर दिया जाएगा। लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो सबसे बड़ी वजह है डू प्राइम को यूज करने की, वो ये है कि जिस तरह बहुत बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं, आईसी मार्केट्स है, एक्सनेस है, ठीक है, इन बड़े ब्रोकर्स के ऊपर आप, पता नहीं आप ये बात गौर करते हैं या नहीं करते, या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ वो लोग जो प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, 6 महीने या साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि बड़े ब्रोकर्स के ऊपर वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने अकाउंट बनाया होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेडिंग होती है। तो जितने बड़े ब्रोकर होते हैं उसके अंदर एक इशू बड़ा होने की वजह से ये आता है कि ट्रेडिंग की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के वक्त स्लिपेज भी ज़्यादा होता है, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। जबकि मीडियम या स्मॉल लेवल के जो ब्रोकर होते हैं, अगर आप उनको रिलायबिलिटी उनकी चेक कर लें तो उनके ऊपर स्लिपेज का इशू नहीं आता। जिस जगह से आपने ट्रेड लगाई है उसी जगह से उसकी एग्जीक्यूशन होती है रियल टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैग नहीं है। बड़े ब्रोकर्स के ऊपर बड़ी वॉल्यूम होने की वजह से, बड़ी लिक्विडिटी होने की वजह से लैग आ जाता है।
MT4 MT5 पे आपने देखा होगा ट्रेड लगाते हैं, लैग आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सनेस के ऊपर तो वॉल्यूम ही बहुत ज़्यादा है ट्रेडर्स का। तो बड़े ब्रोकर्स को मैंने एक्सनेस को और IC मार्केट को 2 साल यूज़ किया है, 2023 तक। उसके बाद जो है मैंने ब्रोकर स्विच किए, चेक किया कौन सा ब्रोकर मजीद बेहतर है जिसमें स्लिपेज ना आए। क्योंकि हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज को टेस्ट भी करते रहते हैं, और अक्सर बात हमने छोटे अकाउंट्स के ऊपर न्यूज़ ट्रेडिंग के जो है तरीके भी फॉलो करने होते हैं। तो हमें स्लिपेज बिल्कुल भी बेरेबल नहीं है हमारे लिए। मेरे लिए तो स्पेशली नहीं है, जो ट्रेडिंग पहले से जानते हैं वो भी इस बात को समझते होंगे कि स्लिपेज से बंदा बहुत परेशान, बंदे को बहुत तब चढ़ती है, मतलब बंदा कहता है यार ये क्या मसला है ये स्लिपेज। बेशक इसके ऊपर सिर्फ $1-2 का फर्क पड़ता है, लेकिन वो $1-2 भी जब आपको न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि ब्रोकर स्मॉल टू मीडियम लेवल का होना चाहिए, लेकिन रिलायबिलिटी उसकी ज़रूर देखें। अगर तो रिलायबल ब्रोकर ऐसा मिल जाए आपको, या डू प्राइम या कोई और, जिसका वॉल्यूम एक्सनेस की तरह या IC मार्केट की तरह बहुत बड़ा नहीं है, तो आप इस स्लिपेज से बच सकते हैं। आप MT5 MT4 के लैग से बच सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में रहते हुए वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर जो है वो डू प्राइम है। ठीक है। और आप अपनी मर्जी का ब्रोकर यूज करें जिसमें आपका माइंड सेटिस्फाइड है। ये सिर्फ मेरी एक रिकमेंडेशन है, ये मैंने नीचे नोट भी ऐड किया है। मैंने सिर्फ बताया कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज करता हूँ और क्यों करता हूँ, उसकी वजूहात क्या है, टेक्निकल सॉलिड रीजंस क्या है। आप वो ब्रोकर यूज करें जिसमें आपका माइंड सेटिस्फाइड है कि भाई मेरा पैसा यहाँ सेफ पड़ा है, विड्रॉवल इजीली हो जाएगा, वेरिफिकेशन बार बार नहीं करेंगे, एक बार वेरिफिकेशन हो गया ठीक है। विड्रॉवल करते वक्त तंग नहीं करेंगे कि आप इतना बड़ा विड्रॉवल पूरी अमाउंट क्यों निकाल रहे हैं। अक्सर लोग इस बात पे भी तंग करते हैं कि आप पूरा बैलेंस क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है। एक्सनेस का नज़र तो बड़ा अच्छा आता है कि भाई आपको अपना जो है अपना मैनेजर मिला हुआ है, लेकिन वही मैनेजर कल को आपको बड़ा तंग भी करता है, अजाब भी बन जाता है आपके लिए। जब आपके अकाउंट में $2,000 $3,000 से ऊपर की इक्विटी पड़ी होती है और आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको वो 100 तरह के सवाल भी करते हैं कि यार ना करें अब्दुलरमान भाई। प्यार प्यार से ही करते हैं, लेकिन एक टेंशन बन जाती है बंदे के ऊपर। मैं इन सारी सारी चीज़ों को फेस कर चुका हूँ। मैंने 20-20 हज़ार डॉलर के अकाउंट के ऊपर एक्सनेस पे काम किया हुआ है। तंग नहीं करते इसमें तंग नहीं करता कि पैसे ना निकले, पैसा सेफ नहीं है, पैसा सेफ होता है, लेकिन एक तो स्लिपेज होगा, लैग होगा, दूसरा आपको गपशप में ही तंग करते रहेंगे कि यार आप क्यों किसी और ब्रोकर पे स्विच कर रहे हैं। जबकि डू प्राइम में से आप जब भी लीव करना चाहें, जब मर्जी लीव करें, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि डू प्राइम के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है। सिंपल, आपका ये जो मैंने लिंक इसके ऊपर ऐड किया हुआ है, इस लिंक के ऊपर आप अकाउंट बनाएंगे जाके। इस लिंक को ओपन करेंगे तो अकाउंट बनाने का उसमें जो है लिंक ओपन हो जाएगा, आप नया अकाउंट बनाएंगे। और जो आप करंटली ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप उसको स्विच करना चाहें तो आप फिर उसमें से फंड इसमें शिफ्ट कर लें, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप डू प्राइम पे आते हैं और आप मेरे इस लिंक के अंडर अकाउंट बनाते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उसके लिए हमने प्रॉपर एक जो है डिज़ाइन किया है बेनिफिट्स उन लोगों के लिए जो हमारे लिंक के अंडर अकाउंट बनाते हैं, और इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी बंदा, मैंने 3 साल ट्रेडिंग अपने मेंटोर के अंदर की है। ठीक है। मेंटोर के अंडर ट्रेडिंग करनी चाहिए, साल 2 साल 3 साल किसी मेंटोर के अकाउंट के लिंक के अंडर ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि वो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता रहे, पोर्टफोलियो की प्रॉपर देखता रहे, आपका अकाउंट देखता रहे कि भाई इसमें क्या क्यों जो है आप कैसी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन आप उसे शो कर सकते हैं, और आप उसे कह सकते हैं कि भाई मैं आपके लिंक के अंडर हूँ, तो काइंडली आप मेरे कंसल्टेंसी मुझे इसकी प्रोवाइड करें। ठीक है। तो अगर आप जनरली डू प्राइम की वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाते हैं, तो आप रेफरल कोड भी डाल सकते हैं 66035 का। अदरवाइज आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक एनी अदर ब्रोकर, जस्ट लाइक जीमेल अकाउंट, जस्ट लाइक फेसबुक अकाउंट। सिंपल, आपने अपनी ईमेल वगैरह उसमें डालनी है, फ़ोन नंबर डालने हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद डैशबोर्ड में जाके आपने अपना ID कार्ड उनको देना है, फ्रंट और बैक, और अपनी एक सेल्फी खींचनी है। आपका अकाउंट विद इन 1 आवर वेरीफाई हो जाएगा। अदरवाइज आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं वेरिफिकेशन फास्ट उसकी करवा दूंगा। ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? 5 से 6 बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं अगर आप मेरे लिंक के अंडर अकाउंट बनाते हैं। सब अच्छा, इसमें मैंने पहला बात ये बताया कि बेनिफिट्स हो ना हो, जब तक आपने ट्रेडिंग नहीं सीखी है, तो आप 1-2 साल तक तो कम से कम किसी मेंटोर, मेरे अंडर नहीं, किसी और मेंटोर, आप जिसको मेंटोर अच्छा समझते हैं, जिससे आप सीखना चाहते हैं, लेकिन किसी मेंटोर के अंडर ट्रेडिंग करें, ये मस्ट है। मैं यही रेकमेंड करूंगा आपको। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मेंटोर के हिलाने के भी लायक नहीं हूँ। ठीक है। मैं तो एक, आप कह लें, सिर्फ 5 साल हुआ ट्रेडिंग करते हुए। ठीक है। लेकिन ये है कि भाई आप किसी और को मेंटोर बना लें, ठीक है, लेकिन किसी मेंटोर के अंदर 1-2 साल 3 साल तक ट्रेडिंग करें। मैंने भी की हुई है, मुझे इसका बहुत फायदा हुआ। ठीक है। अच्छा, हम क्या बेनिफिट्स देते हैं उन लोगों को जो हमारे लिंक के अंडर अकाउंट बनाते हैं? वो ये है कि डेडिकेटेड व्हाट्सएप लर्निंग ग्रुप अभी मैं बनाऊंगा। एक तो हमारा ट्रेडिंग ग्रुप है, ट्रेडिंग कम्युनिटी SCS के नाम से है। एक मैं स्पेसिफिक ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप बनाऊंगा, जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए डेडिकेटेड होगा जो हमारे इस IB लिंक के अंडर अकाउंट बनाएंगे। उसमें हम हर मंथ जो है एक एक्स्ट्रा बोनस स्ट्रेटजी सीखेंगे, डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, हर मंथ सीखेंगे।
एक नई स्ट्रेटजी जो कि हमारे नॉर्मल कोर्स जो कि 14 वीक्स का हुआ है इसके अलावा की स्ट्रेटजी होगी, इसमें से नहीं होगी। ठीक है। और उसके सारे रूल्स, और वो करंटली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी भी होगी, इस चीज़ की गारंटी है। तो इन लोगों को हम हर मंथ एक नई स्ट्रेटजी सिखाएंगे, ठीक है, जिनको वो बैक टेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि हम फ्री वीकली ट्रेडिंग एनालिसिस का और क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। जिस तरह अभी हमारा कोर्स खत्म हो गया है, अब कल से कोई क्लास नहीं होगी किसी के लिए भी, लेकिन वीकेंड के ऊपर वीकली ट्रेडिंग एनालिसिस का सेशन हुआ करेगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ करेगा, सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे इस लिंक के अंडर डू प्राइम का अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं डू प्राइम के ऊपर हमारे लिंक के अंडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम प्रॉपर ट्रेडिंग की पोर्टफोलियो की कंसल्टेंसी देंगे कि भाई क्यों उनकी ट्रेड लॉस में जा रही है। अगर उनकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है तो वो हमसे शेयर करें, हम उनको मोटिवेट करेंगे, उनको पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे कि भाई आप काम अच्छा कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, और आपका ये ट्रेड और ये स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी जा रही है, आप इसको कंटिन्यू करें। या आपकी ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं जा रही है, आपके इस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर एस एल पे एस एल हिट हो रहे हैं, आप इस स्ट्रेटजी को लीव कर दें, अब आप दूसरी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके काम करें, आपका ट्रेडिंग प्लान खराब हो गया है, आप ट्रेडिंग प्लान को रीडिज़ाइन करें, रीडिफाइन करें। ठीक है। आपकी इक्विटी और आपके प्लान के हिसाब से आपको प्रॉपर कंसल्ट करेंगे कि भाई किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग चल रही है, अच्छी चल रही है तो मोटिवेशन, बुरी चल रही है तो नई रिकमेंडेशंस कि आप क्या किया जाए, कैसे इसको लॉस को रिकवर किया जाए। तो ये सिर्फ उन लोगों को होगा जो इसके अंडर अकाउंट बनाएंगे। चौथा बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि मोस्टली ऐसा होता तो नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, रेयरली ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको डू प्राइम पे कोई भी इशू आ जाता है और आपने हमारे अंडर अकाउंट बनाया होता है तो आप मुझे या जहाँ भी को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके हम जिम्मेदार होंगे। ठीक है। और हम उस मैटर को रिजॉल्व करवा के देंगे। अगर तो आपकी कोई अमाउंट फंसी है और आप किसी गलती पे भी नहीं है तो आपकी अमाउंट रिकवर होगी। कोई किसी किस्म का इशू आया, स्लिपेज आया, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उस इशू को रिजॉल्व करवा के देंगे। आपको कोड नहीं आ रहा, कोड ना आने की, हम मैटर को, वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि कोड ना आए, ठीक है, तो आपको वो हम सॉल्व करवा के देंगे। ये तो होना ही होना है, ये तो करवाना ही है, सॉल्व तो करवा के ही देना मसला। ये मैंने वैसे ही इधर लिख लिया है। अच्छा, एक जो हमने जो है बहुत अच्छा काम इसमें ऐड करना है वो ये है कि हम मंथली गिव अवे किया करेंगे उन लोगों को जो लोग $300 या $300 से ऊपर की इक्विटी के ऊपर डू प्राइम के अकाउंट के ऊपर काम करेंगे, पूरा महीना काम करेंगे, तो हर महीने उसका गिव अवे हुआ करेगा। गिव अवे में क्या हो सकता है? गिव अवे में बहुत डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका अकाउंट सिर्फ $300 का है तो आपके लिए छोटी चीज़ हो सकती है, ठीक है, आपने ट्रेड पूरा मंथ किया है, कोई छोटी चीज़ मिल सकती है, कोई सूट मिल सकता है, कोई शर्ट मिल सकती है, कप मिल सकता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट 500, 1000, $2000 का है या इससे ऊपर का है और आप पूरा मंथ उस पर काम भी कर रहे हैं और हमारे लिंक के अंडर आपका अकाउंट बना हुआ है, तो हम आपको फंडेड अकाउंट्स भी गिव अवे करेंगे, जिस पे आप अगेन ट्रेडिंग सीख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को बैक जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उस फंडेड अकाउंट को आप जो है अगर पास कर लें तो आप उससे मज़ीद कमाई कर सकते हैं। तो मंथली गिव अवे हुआ करेगा सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे लिंक के अंडर अकाउंट बना के मोर देन $300 के अकाउंट की इक्विटी के ऊपर पूरा महीना काम करेंगे। अकाउंट साइज के साथ साथ आपका गिफ्ट का और गिव अवे का साइज भी बढ़ेगा, ठीक है, मतलब छोटे अकाउंट पे छोटा गिफ्ट होगा, फोर्स बड़े अकाउंट पे बड़े गिफ्ट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इन फ्यूचर हम प्लान करेंगे, इसको भी मैंने डिज़ाइन नहीं किया, डिज़ाइन कर रहा हूँ, जहाँ से बेसिक डिस्कशन चल रही थी, कि हम ट्रेडिंग कंपटीशन इस तरह का नहीं रखेंगे जिस तरह प्रॉप फर्म रखती है या जिस तरह एक्सएम ग्लोबल वाले या ब्रोकर वाले रखते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच दे के वो आपका लॉस करवाते हैं। ऐसा ट्रेडिंग कंपटीशन नहीं, बल्कि ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी का कंपटीशन रखेंगे, जो कि मैं भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, जहाँ से पैसे डिस्कस करके हम फ्यूचर में उन लोगों का जो हमारे आईबी के अंडर होंगे, ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी का कंपटीशन होगा। जो लोग पूरा महीना ट्रेड भी करेंगे लेकिन डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, और फिर फाइनली उनका प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाएगा। ये नहीं है कि 5,000 या $500 के अकाउंट के ऊपर देखेंगे कि किसने ज़्यादा प्रॉफिट किया उसको इनाम देंगे, बल्कि $500 के अकाउंट या $300 या $1,000 के अकाउंट पे हम ये देखेंगे कि किसने कंसिस्टेंटली काम किया है, किसने डिसिप्लिन के साथ काम किया है। ऐसा ट्रेडिंग कंपटीशन हम करवाएंगे जो कि आज तक किसी मेंटोर ने, मैं दावा कर सकता हूँ कि ऐसा ट्रेडिंग कंपटीशन नहीं करवाया, जबकि मैं ऐसा ट्रेडिंग कंपटीशन डिज़ाइन कर रहा हूँ करंटली। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मेरे कम्युनिटी और मेरे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएं, क्योंकि ट्रेडिंग है ही सिर्फ डिसिप्लिन के साथ। आपने 1000 स्ट्रेटजी सीख ली, डिसिप्लिन नहीं सीखा, आप ट्रेडिंग में लॉस करेंगे, कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपने डिसिप्लिन सीख लिया, आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी नहीं भी है तो आप प्रॉफिट कमा लेंगे। तो हम ऐसा ट्रेडिंग कंपटीशन लॉन्च करने जाएंगे इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, जो कि ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी का कंपटीशन होगा।
डिसिप्लिन को जज जज करने के लिए, ताकि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएं। और फिर उस कंपटीशन के ऊपर, चूंकि वो हर दूसरे दिन नहीं हुआ करेगा, वीकली या मंथली बेसिस पे हुआ करेगा, उसके ऊपर हम एक बिग गिव अवे रखा करेंगे उसके विनर्स के ऊपर। ठीक है। तो ये कुछ बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग अभी भी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड ब्रोकर पे ट्रेडिंग कर रहे होंगे। हम किसी की मिन्नत समझ नहीं करते भाई कि आप हमारे आईबी के अंडर या हमारे लिंक के अंडर अकाउंट बनाएं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप एक मेंटोर के अंडर अकाउंट इसलिए बनाएं ताकि आप इन चीज़ों पे अमल करके गिव अवे भी हासिल कर सकें, उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी। दूसरा सबसे लास्ट वाला ये जो टॉप पॉइंट है, ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी के कंपटीशन में कल को आप हिस्सा लें और अपने आप को डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएं। ठीक है। और मेरे हिसाब से एक ट्रेडर को ट्रेडिंग कर रहा है तो कम से कम 2 साल, 1 साल, 2 साल के टाइम फ्रेम अपने किसी मेंटोर के अंडर अकाउंट बना के काम करना चाहिए, उससे कंसल्ट करके, उससे मशवरा करके, उसे अपना रिजल्ट दिखाया करे हर वीक के, मेरा वीकली रिपोर्ट ये है। और वो उसको फिर सजेस्ट किया करे कि ठीक है, बहुत अच्छी है या अच्छी नहीं है, अब आप इस तरीके से इसको अपडेट करें, रीडिफाइन करें, रीडिज़ाइन करें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब आखिरी 10 मिनट रह गए हैं। आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है, ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा, ये लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप इसके ऊपर अकाउंट बना के अभी से भी, कल से भी काम कर सकते हैं। और मैं ये स्लाइड्स भी आप शेयर कर दूंगा, क्योंकि इन स्लाइड्स को देख के आपने अपना ट्रेडिंग प्लान ज़रूर बनाना है। सुबह ही आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना के अपने पास चस्पा करें प्रिंट करवा के। तो ये स्लाइड्स इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, और लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग शुरू की भी है। 8, 8:30, 9 मिनट रह गए हैं। ट्रेडिंग के हवाले से, पूरे कोर्स के हवाले से कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। और फिर आखिरी 1, 2 मिनट के अंदर मैं एक बोनस आपको टिप दूंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजीज अच्छी हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, पूरे कोर्स में से जिनको स्टिक टू करना चाहिए, जिनको बैक टेस्टिंग करके अपने हिसाब से डिज़ाइन करके काम करना चाहिए। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली टाइप करें। ठीक है, और उसका आंसर कर देते हैं। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है, कोई बात अच्छी लगी हो पूरे कोर्स के अंदर, कोई बात बुरी लगी हो, कोई बात आपको लगा हो कि मैंने गलत सिखाई है, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, या मैंने बिला वजह अपनी या किसी की मार्केटिंग की है, कुछ भी किया, आप उसको ओपन माइंड और ओपन हार्ट के साथ कहें, कोई मसले की बात नहीं। बेस्ट फंडिंग फर्म कौन सी है? गो कि ये हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फंडेड फर्म्स जो अच्छी हैं वो 3, 4 को मैं ऐसा समझता हूँ, वो आप यहाँ पे देख लें। FTMO है, फंडिंग पिप्स है, फाइव फाइवर्स है, 5% रिस्क, ठीक है, ये अच्छी है। और अगर आप लेस देन 50,000 के अकाउंट पे काम करेंगे तो फंडेड नेक्स्ट इज ऑन टॉप, ऑन फर्स्ट, ऑन टॉप, इफ यू नीड टू ट्रेड ऑन लेस देन 50K फंडेड अकाउंट, क्योंकि 50K से ऊपर का अकाउंट ये पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। ठीक है, 50K से ऊपर का अकाउंट पाकिस्तानी को नहीं देते ये। तो ये 3, 4 कंपनियां मैंने लिखी हैं, मेरे हिसाब से इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। FTMO इज ऑन टॉप ओवरऑल, फंडिंग पिप्स ऑन सेकेंड, 5% या फाइवर्स ऑन थर्ड, फंडेड नेक्स्ट इज ऑन टॉप इफ यू नीड टू ट्रेड ऑन 50K, लेस देन 50K अकाउंट। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, और क्या कहा है? ओवरऑल कोर्स इज वेरी गुड, ओके, थैंक यू। आई थिंक ये मे बी आदिल भाई हैं। ठीक है जगह भाई, थैंक यू। अच्छा, आई थिंक ये मेरा नहीं ख्याल किसी का क्वेश्चन है, कि किसी स्ट्रेटजी के हिसाब से के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस मीटिंग में, या आप मेरे से मेरे पर्सनल चैट में पूछ सकते हैं, ग्रुप या किसी मैसेज के रिप्लाई में पूछ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किन चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग में फोकस करता हूँ। मतलब आपने देखा होगा, मैं जब भी आपको एनालिसिस करके भेजता हूँ वो 2, 3 चीज़ों पे ही होता है मुश्तमिल, बहुत ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स को मैं फोकस नहीं करता। ठीक है। अच्छा, 1, 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि मैंने आपको अभी तक सिखाई भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इस मार्केट के प्राइस एक्शन का हिस्सा भी नहीं है वो, तो मैं ऑफ कोर्स इधर आपको बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा। लेकिन मैं किन चीज़ों को करता, सबसे पहले तो मैं मार्केट स्ट्रक्चर को फोकस करता हूँ। ठीक है, गोल्ड पे M15 और H1, करेंसीज पर H4 और H1। ठीक है, इस पे मैं ट्रेड करता हूँ। इस पे मोस्टली वो ट्रेड होती है जो कि 2, 3 दिन तक होल्ड होनी होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड होती है। मार्केट स्ट्रक्चर के अलावा इसमें आप शामिल कर लें लेवल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, उस वक्त जब मार्केट इज इन रेंज, जब मार्केट रेंज में होती है। ठीक है, तो उस वक्त मैं लेवल्स पे भी काम करता हूँ, क्योंकि ये दोनों बेसिक फंडामेंटल हैं ट्रेडिंग के। इनको तो ज़रूर फोकस, लेकिन इनके ऊपर जो आपको ट्रेड मिलेगी
मोस्टली वो जो है 2-3 दिन तक होल्ड करने वाली ट्रेड होगी। लेवल्स भी सिर्फ H1 और H4, नॉट ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वो चीज़ें जिनके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ मोस्टली। वन डे ट्रेडिंग सेटअप्स भी इसमें मिल जाते हैं, लेकिन अक्सर का डेली नहीं भी मिलते। वीक में एक एक सेटअप तो मिल ही जाता है। वो है फिबोनाची, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची, ओनली ऑन करेंसीज। किसी भी करेंसी के ऊपर जब सेटअप बन रहा हो, मैं वॉच करता रहता हूँ उनको, ठीक है। उनका फिबोनाची ड्रॉ करके मैंने लेवल का वेट करना होता है, और अपने पास पेपर पे लिख लेना होता है कि यार ये पेयर्स ऐसे हैं करेंसीज के जिसके ऊपर नियर फ्यूचर में फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल मीट होने वाला है और ट्रेड मिल सकती है। इस तरीके से मैं फिबोनाची भी काम करता हूँ। डे ट्रेडिंग के लिए गोल्ड के ऊपर मैं डोमिनेंट कैंडल जरूर यूज करता हूँ, M15 की करता हूँ मैं, मोस्टली मैं M15 की करता हूँ। हाँ, ग्रुप के अंदर मैं M5 की भी शेयर कर देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि अक्सर लोग कहते हैं यार पूरा दिन गुजर गया आपने सेटअप नहीं भेजा। हालांकि मैं इसको बेहतर समझता हूँ कि पूरा दिन गुजर जाए और सेटअप ना भेजा जाए, क्योंकि कमाई करने की बजाय लॉस से बचना भी बहुत बड़ी बात है। और फिर अक्सर का ऐसा होता है मैं M5 की डोमिनेंट कैंडल पे लॉस खा लेता हूँ। बहरहाल, ग्रुप में ट्रेड भेजना एक अलग चीज़ है। पर्सनली मैं डोमिनेंट कैंडल स्ट्रेटजी को सिर्फ M15 पे यूज करता हूँ, ठीक है। गोल्ड, ये एक भाई का मैसेज आएगा वो मैं बाद में देख लूँ। और लास्टली, गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी 1 एंड 2, इसके ऊपर मैं पर सेटअप तो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सिखाई भी है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन मैं इस पे ऑन एंड ऑफ ट्रेड करता हूँ, हर बार ट्रेड नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन बैठ के इसको ढूंढना शुरू कर दूं, क्योंकि इसके सेटअप्स बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं, एक दिन में 20-20 सेटअप भी मिलते हैं इसके ऊपर। तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं वॉच करता रहूँ हर वक्त इसको देखता रहूँ। इस पर आपको एक दिन में 20 सेटअप भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 20 के 20 को फॉलो करेंगे तो आपको फिर इसकी एक्यूरेसी 50-60% मिलेगी। इससे आपके इमोशंस खराब भी हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है उन लोगों के लिए जो डेली ट्रेड करना चाहते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि उनको जो है यही है कि भाई अभी हमें ट्रेडिंग बहुत अच्छी नहीं आई कि हम होल्ड करें, हम होल्ड करके कमाई करें, हमें टीपी होल्ड करनी नहीं आती। तो उनके लिए बहुत अच्छी है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी दे दी, 10 सेटअप भी दे देती है आपको, 5-6 तो कम से कम दे देती है। मैं इस पे ऑन और ऑफ ट्रेड करता हूँ, बस मेरी साइकोलॉजी इजाज़त नहीं देती या टाइम इजाज़त नहीं देता, आप कह लें मेरी मसरूफियत इस तरह से है। तो ये 4-5 चीज़ें वो हैं जो मेरे हिसाब से अगर बंदा मास्टर कर ले तो वो ट्रेडिंग से बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है मंथ एंड के ऊपर। इनमें से कोई सी 3 चीज़ें भी या 2 चीज़ें भी फोकस कर ले तो मंथ एंड पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। 2-3 मिनट रह गए हैं, ये कोई आई थिंक कोई क्वेश्चन बात आई हुई है। स्टार्ट फील्डिंग हो सके स्टार्ट सवाल, अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल किया है। जहाँ से भाई ने कहा था इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करना, मैं भूल गया। अच्छा, वो ये है कि भाई स्टार्ट आपको करना चाहिए सबसे पहले, आपने कोर्स कर लिया, अब आप पहले प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए डेमो अकाउंट बिल्कुल नहीं है, लोग डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप जो है ऐसा करें कि आप $100 के अकाउंट के ऊपर, रियल अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें। उसको आप उसमें कर लें कन्वर्ट सेंट अकाउंट में। मिसाल के तौर पे आप $100 का या $50 का डू प्राइम के ऊपर सेंट अकाउंट बना लें, ठीक है। मैंने इधर आपको लिंक भी शेयर किया, आप अगर इस लिंक पे भी जाएंगे ना तो आपको सेंट अकाउंट का भी ऑप्शन आएगा। आप सेंट अकाउंट बनाएं, $50 या $100 का, वो सेंट में कन्वर्ट होके 5,000 या 10,000 सेंट्स बन जाएंगे। अब आप उसके ऊपर ये जो मनी मैनेजमेंट का लास्ट वाला हिस्सा था, वेरिएबल मनी मैनेजमेंट वाला, वो वाले रूल फॉलो करें, क्योंकि अब आपका सेंट अकाउंट है, आपकी लॉट जो लग रही है वो माइक्रो लग रही है। तो आप उसको वेरिएबल मनी मैनेजमेंट के हिसाब से प्रैक्टिस करें, $50 या $100 का सेंट अकाउंट बना के। अदरवाइज ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी ही है तो फंडेड अकाउंट से प्रैक्टिस की मैं कभी भी इजाज़त नहीं देता। फंडेड अकाउंट पे काम करने की इजाज़त सिर्फ उन लोगों को है जिनको रियल ट्रेडिंग करते हुए साल हो गया या 6 माह हो गए, क्योंकि फंडेड अकाउंट एक नशा है। बार बार आपका फंडेड अकाउंट ब्रीच होगा, आप बार बार नया लेंगे, क्योंकि होगा भी सस्ता सा। $50-60 का तो फंडेड अकाउंट आ जाता है, शायद इससे भी सस्ते आ जाते हो अब। तो इसलिए फंडेड अकाउंट पे जो है आप ट्रेड करने से पहले 6 महीना 7 महीना प्रैक्टिस करें रियल अकाउंट पे। और प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि मेरे हिसाब से या तो $100 का रियल अकाउंट स्टैंडर्ड बना लें, या 50-100 डॉलर का सेंट अकाउंट बना लें, या सिर्फ $10 का, मेरे कहने पे आप सारे लोग सिर्फ $10 का सेंट अकाउंट बनाएं, जो कि 1,000 में कन्वर्ट हो जाएगा डू प्राइम के ऊपर, और आप उसके ऊपर काम करें। 1-2 महीने प्रैक्टिस करें अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, आपका जब प्रॉपर इमोशंस बन जाएं तो फिर रियल अकाउंट के ऊपर आप काम करें। तो टीपी को ट्रेल करना आपको मैं इंशाल्लाह आदिल भाई बताऊंगा, उसकी वीडियो बना के भेजूंगा, क्योंकि वो छोटा टॉपिक नहीं है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर तो यही है। उम्मीद आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो मेरे से पर्सनल आप पूछ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। टीपी ट्रेल करने की वीडियो मैं बना दूंगा अलग से, क्योंकि वो लंबा चौड़ा काम है, तो वो फिर इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे।
थैंक यू।